थर्मोडायनेमिक। तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा वो वर्क तक डिस्कस कर लिया था, और वर्क के कुछ टॉप देखो। वर्क जो है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 3 चीज़ आती हैं। पहली चीज़ इंटरनल एनर्जी, दूसरी हीट, और तीसरा वर्क, है ना। तो हम लोगों ने हीट को तो डिस्कस कर लिया कंप्लीट, वर्क तो कितना भी कर लो अधूरा ही दिखता है, ठीक है ना। तो अब सीधी सी बात है, इंटरनल एनर्जी पढ़ाएंगे, इंटरनल एनर्जी के बाद फर्स्ट एनर्जी और उस पर बेस्ड सवाल, राइट। इसके बाद जो इसके एक्सप्रेशन है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम लोग इतना डेटा पढ़ेंगे और काफ़ी हद तक चीज़ों को हम लोग कवर कर लेंगे एंथैल्पीज के साथ, राइट। चलिए मूव करते हैं आगे और सिखाते हैं इसके बाद की कहानी। मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को वर्क का फॉर्मूला नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही फॉर्मूला लगता है, जिसका नाम है कन्वेंशनली इट इज माइनस देन पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी सी। आ जाइए इधर, आ जाइए। आपकी कैलकुलेशन को जो आसान करेगी वो ये ट्रिक करेगी, इसलिए ध्यान से इसको देखिए, समझने की कोशिश करिए प्यारे बच्चों। केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, फिजिक्स में तो शायद पल पल पे अगर कहीं कोई सवाल गलत करा सकता है तो उसका नाम है यूनिट का कन्वर्जन। तो यूनिट के कन्वर्जन को बच्चे को ध्यान से सीखना चाहिए, राइट। सवाल किस फॉर्मेट में पूछा हुआ है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, राइट। आप ये समझे, 1 न्यूटन मीटर का मतलब क्या होता है बेटा जी, 1 जूल, और ये किसके बराबर होता है, 10⁻⁷ आवर्स के बराबर। कैलोरीज के बारे में बात करूं तो वैसे तो 4.182 होता है, लेकिन आप कैलकुलेशन के लिए इसको 4.2 जूल से भी काम चला सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने बात पहले ही पढ़ा दी थी, एटीएम लीटर बराबर होता है 101 का कन्यादान और 325, या मैं कहूँ 101.3 जूल, राइट। तो बहुत ध्यान से इसको प्लीज़ देखें, समझने की कोशिश करें। सर ने यहाँ पर नोट डालकर एक बात कही है, क्या, इन सभी यूनिट्स में से जो सबसे बड़ी यूनिट है उसका नाम है एटीएम लीटर, उसके बाद कैलोरी, उसके बाद जूल, उसके बाद अर्ग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही? मतलब आपको रिलेशन के बारे में नॉलेज तो है ही कि कौन किस में कन्वर्ट होता है, साथ में आपको ये भी नॉलेज रखनी चाहिए कि कैलोरी जूल से बड़ा होता है। आपको ये भी नॉलेज रखनी चाहिए कि एटीएम लीटर इन सभी यूनिट से बड़ा होता है, राइट। चलिए मैं मूव करता हूँ आगे और छोटा सा एक सवाल आप लोगों के सामने सिखाता हूँ। कह रहा हूँ कि कोई एक सिस्टम है, कोई एक सिस्टम है, और सिस्टम तो सिस्टम होता है भाई। ये कह रहे हैं कि सिस्टम इज एक्सपेंड, बहुत सुंदर, मतलब पहले वॉल्यूम था V1, अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा V2, और चेंज देखोगे तो ये चेंज हमेशा क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लस, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाओगे हमेशा प्लस मिलेगा। और यही पिक्चर अगर कंप्रेस की करता तो बेटा जी तब डेल्टा V की वैल्यू क्या मिलती, माइनस मिलती, राइट। फिर कह रहे हैं फ्रॉम 1 लीटर टू 241 लीटर, यानी कि 1 लीटर से 241 लीटर में कन्वर्ट हो गया है वॉल्यूम एक्सपेंड करके इन वैक्यूम कंडीशन। ये वर्ड बोलते ही इन्होंने चीजें घुमा दी। कैलकुलेट द वर्क डन। अब सर वैक्यूम के अंदर भैया वर्क का जो सिंपल सा फॉर्मूला है ना, आप इसको अपने दिमाग में याद रखें। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। ये सभी बच्चे जानते हैं अच्छी तरीके से। मैंने जाना कि सर चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पर 240 हो जाएगा, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। लेकिन प्यारे बच्चों, क्योंकि सिस्टम के अंदर वैक्यूम है, तो वैक्यूम कंडीशन पे प्रेशर एक्सटर्नल कितना होता है, 0। इट मीन्स इस केस में जी वर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वर्क कितना हो जाएगा, 0। क्या ये बेसिक बातें समझ में आ गई आप लोगों को? यानी कि आप ये भी ध्यान रखें, वॉल्यूम के साथ साथ क्या स्टेटमेंट बोलिए। देखो वर्क के फॉर्मूले में ना 2 चीज काम की होती है। एक सवाल को ध्यान से पढ़ना कि सिस्टम ने हीट दी है या सिस्टम को हीट दी है, या सिस्टम ने वर्क किया है या सिस्टम पर वर्क हो रहा है। तो एक मतलब साइन को ध्यान से रखना और स्टेटमेंट को, कन्वर्जन को ध्यान से रखना, यूनिट कन्वर्जन को। जैसे अगला सवाल देखो, ये जेई का पूछा हुआ डायरेक्ट सवाल है, मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। आई थिंक एडवांस का ही सवाल है ये। अब देखो एडवांस और मेंस में क्या अंतर होता है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहीं पे बोल रखा है 200 ml है लिक्विड वाटर इज कंप्रेस्ड बाय ए प्रेशर ऑफ 100 बार, बाय ए प्रेशर ऑफ 100 बार। अब कह रहे हैं सो डेट 2% कंप्रेशन ऑफ इनिशियल वॉल्यूम अकर, कैलकुलेट द वर्क डन। बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्या कह रहे हैं जरा बताओ मुझे। ये कह रहे हैं कि भैया इतना वॉल्यूम है लिक्विड का और इसको कंप्रेस कर दिया गया है प्रेशर ऑफ 100 बार, सो डेट द 2% कंप्रेशन ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम अकर, कैलकुलेट द वर्क डन। तो आप लोग क्या काम करेंगे, आप वही काम करने वाले हो जो दुनिया करेगी। आप कहोगे सर वर्क बराबर होगा माइनस पी ऑफ एक्सटर्नल इंटू डीवी, और यही तो करोगे। बोलो भाई, डीवी की वैल्यू तो साफ साफ इन्होंने दे दी हम लोगों को, इतना बोल दो, यही तो है, बताओ। तो मैंने क्या काम करा, मैंने इसको लिख दिया कितना, नहीं चेंज इन वॉल्यूम अलग आएगा, मैं आपको बताता हूँ क्या। अभी पहले प्रेशर की बात कर लेते हैं। प्रेशर बताओ जरा, मैं कितना लिखूंगा प्रेशर? सर आपने प्रेशर बोला 100 बार, चलो 100 बार लिखो इसको।
100 बार बच्चा लिखता है। अब देखो वॉल्यूम में क्या गड़बड़ करता है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। वो वॉल्यूम कहेगा भैया 2% कंप्रेशन वॉल्यूम का चेंज लिखना है आप लोगों को। इसका मतलब क्या हो गया, 200 का 2% शायद 4 होता होगा। अरे हाँ या ना में जवाब दो। 200 का 2% 4 होता होगा, इसका मतलब कंप्रेस हुआ है, और कंप्रेशन में वॉल्यूम क्या आता है बेटा जी, नेगेटिव। इसका मतलब आप आंसर लिखने वाले थे -4। ये बात सही है, मैं कहूँगा बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि यहाँ जो वर्क आया है वो आया है बार में, और यहाँ जो वॉल्यूम आपने लिखा है वो लिखा है किसमें, ml में। क्या इसी को यूनिट मैंने पढ़ाई है वर्क की, नहीं पढ़ाई। इसका मतलब पहले भाई को कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले भाई को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, बार को पास्कल में मतलब उसमें कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या काम कर सकता हूँ, पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵। आपको याद आ रहा है, सर ने एक बार यूनिट कन्वर्जन पढ़ाए थे स्टेट ऑफ मैटर में, वो सब गेम सिखाया था, 3 दोस्त थे, ये डेटा होता है, वो सब सिखाया था। तो ये बन गया मेरे पास क्या बेटा, पास्कल। क्या बन गया मेरे पास, ये पास्कल। अगर ये मेरे पास पास्कल है और ये मेरे पास किसमें बच्चा, ml में है, तो मैं काम ना करूं, यहां लिखता हूं -4 इंटू 10⁻⁻⁶ लिख देता हूं। ऐसा करने से क्या होगा सर, ये आपने बना दिया पास्कल, और ये बना दिया आपने ऐसा करने से क्या, मीटर क्यूब। अरे हाँ या ना में जवाब दो। पास्कल इंटू मीटर क्यूब का मतलब ही क्या होता है, जूल। जूल में चाहिए था, पास्कल इंटू मीटर क्यूब इज व्हाट, जूल। इसका मतलब क्या हो गया कि इस सवाल के अंदर डिफिकल्टी लेवल बस इतना था कि बच्चे को यूनिट कन्वर्जन का नॉलेज होनी चाहिए थी, और ये सवाल आपके हाथ में होता। बोलोगे हम समझ में आई, पक्का। तो ये बेसिक से सवाल आप लोग समझ, आंसर निकालना जरा। माइनस माइनस तो प्लस हो गया। ये कितना दिखाई दे रहा है मुझे, 7 दिखाई दे रहा है। ये कितना दिखाई दे रहा है मुझे, 10⁻⁶। इसका मतलब 40 आंसर हो गया, 40 जूल आंसर हो गया। बोलो गेम समझ में आया, अरे हाँ या ना, 40 जूल आंसर हो गया सर, बहुत सुंदर। अगर आंसर प्लस में आया तो आप लोग समझोगे कुछ बातें, अगर आंसर प्लस में आया है तो आप लोग कुछ समझोगे। सिस्टम ने वर्क नहीं किया, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आसानी से डेटा हमारी क्लास के बच्चों को समझ में आ रहा होगा। चलिए मूव करते हैं आगे और सिखाते हैं इसके बाद की कहानी। मेरे प्यारे बच्चों, एक टर्म जिसका नाम है इंटरनल एनर्जी। देखो पढ़ाने के लिए इंटरनल एनर्जी एक समुद्र है, लेकिन आप इसको फिजिक्स से बिल्कुल ना तोलें, ठीक है ना। हम केवल और केवल केमिस्ट्री अप्रोच पर रखना है, और ये इतना मैं आपको भरोसा देता हूँ, इंटरनल एनर्जी का कोई सवाल अप टू एडवांस लेवल आप लोगों से सॉल्व होगा आज की क्लास के बाद। इसलिए बहुत ध्यान से देखिए, शब्द कम लिखता हूँ, कंटेंट ज़्यादा है, बस ध्यान से देखो। इंटरनल एनर्जी, जिसको ई या यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आपकी मर्जी है ई से करो या यू से करो, कोई फर्क इसमें पड़ना नहीं। देखो इंटरनल एनर्जी सम होता है सभी एनर्जीज का, ये तो हो गई छोटी सी बात। इंटरनल एनर्जी सम होता है सभी एनर्जीज का, जैसे मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी के अंदर 3 टर्म हम लोग पढ़ते हैं, वाइब्रेशनल, रोटेशन और ट्रांसलेशन, राइट। इसके अलावा बॉन्ड एनर्जी, या मैं बोलूँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसके अलावा कोई न्यूक्लियर एनर्जी, और दुनिया भर की सभी एनर्जी का समी किसके बराबर हो जाता है बेटा जी, इंटरनल एनर्जी। लेकिन हम लोगों के सिस्टम में कौन सी गैसेस गिवन है, जनरली हम लोग पढ़ते हैं आइडियल गैसेस को। किसको पढ़ते हैं, आइडियल। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बात को समझना। मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊँ और इस मार्कर को, स्टाइलर को ऊपर से फेंकूँ, ऊपर इसके पास सबसे ज्यादा क्या थी, पोटेंशियल, और काइनेटिक क्या थी, 0। जैसे ये नीचे आया, 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 तो नीचे आने के बाद ये टकराया। नीचे आने के बाद क्या हुआ बेटा जी, टकराया। जब ये नीचे टकराया तो सबसे ज्यादा क्या थी इसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो उस एनर्जी ने क्या काम किया, ट्रांसफॉर्मेशन हुई। मैं ये बात क्यों समझा रहा हूँ कि मैक्सिमम जो चीजें घूमेंगी वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के अराउंड ही घूमेंगी। किसके अराउंड घूमेंगी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ऐसा कहा जाता है कि इसके अंदर हम लोग ये वाला फैक्टर देखो, पोटेंशियल एनर्जी टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों का फंक्शन है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एज वेल एज वॉल्यूम। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो याद रहे कि हम लोगों को इस पूरे चैप्टर के अंदर ज्यादातर जो चीजें दिमाग में रखनी है वो रखनी है काइनेटिक एनर्जी की। मतलब हमारे लिए मैं ये बात कह सकता हूं कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। और आप लोग जानते हो, आप लोगों ने एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा बचपन में, पढ़ा है क्या, ये लिख दूं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT। एक मोल के लिए ले लूँ तो ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। और अभी अभी सर ने बताया कि भैया यही टेक्निकली यही टोटल बराबर हो जाता है किसके, इंटरनल एनर्जी के। तो कोई अगर मैथमेटिकली पूछने लगे ना भैया इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप ये बता देना। और आर की वैल्यू क्या होती है बेटा जी, 8.314 होती है, या मैं ये कहूँ इसको 25/3 लिख देते हैं।
टेम्परेचर को हमेशा हम लोग किस में लिखते हैं, केल्विन। चलो ये छोटी सी बात हुई कि काइनेटिक इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है सम ऑफ ऑल एनर्जी, और हम लोगों को जो मेनली लेनी है वो कौन सी लेनी है बेटा जी, काइनेटिक एनर्जी लेनी है। अब बहुत ध्यान से समझेंगे सभी, क्योंकि ये टेम्परेचर का फंक्शन है। अच्छा टेम्परेचर का फंक्शन है तो इसका मतलब मैं ये लिख दूँ कि काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ओनली। ये बात कब वैलिड है, ये बात कब वैलिड है, जब मैं पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान चुका हूँ, जब मैं फलानी 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 ढिकानी एनर्जी को क्या कर चुका हूँ, नेग्लेक्ट। लेकिन उन्होंने मेंशन कर दिया कि एक सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है, और आपसे पूछे बताओ भैया अब चेंज इन टेम्परेचर का इंटरनल एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जीरो लिखना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उस केस में आप इसको तो जीरो कर पा रहे हो लेकिन आप इस वाली फैक्टर को जीरो नहीं कर पा रहे। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? चलो अब बहुत ध्यान से समझो, मैं कह रहा हूं इंटरनल एनर्जी का अपना कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसको हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई मैं ये बता सकता हूँ सौम्य इंटेलिजेंट है, ये बता सकता हूँ, लेकिन कितना इंटेलिजेंट है आई कांट डिफाइन। लेकिन ये डिफाइन कर सकता हूँ कि सौम्य जो है एक्स पर्सन से ज्यादा इंटेलिजेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मैं चेंज बता सकता हूँ, मैं क्या नहीं बता सकता, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकता, किसकी, इंटरनल एनर्जी, और हमारे यूज की भी नहीं है, सीधी सी बात। तो यानी कि हम लोग जो मेनली यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, डेल यू। अब ध्यान से सुनो बेटा, ये एनर्जी है, क्या है, एनर्जी। और अब आप याद करो ये कैसा फंक्शन होगा, स्टेट फंक्शन। स्टेट का मतलब इसका जब चेंज देखेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अरे बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इसका मतलब ये एक स्टेट फंक्शन है, और किसी साइक्लिक सिस्टम के लिए ये वैल्यू क्या होती है बेटा, जीरो होती है। बात पुरानी है हमारी, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं केवल तीन ही चीज साइक्लिक के लिए जीरो नहीं होती, कौन कौन सी, हीट, वर्क और मोलर हीट कैपेसिटी, राइट। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए आइडियल गैस डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम लोगों ने सीख भी रखा है। और प्यारे बच्चों टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, मान लेते हैं टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, तो बेटा जी टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब डी यू भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा ना। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, डी यू जीरो। तो ध्यान से देखो ये फार्मूला मैंने आपको अभी अभी बताया, मैंने आपको बोला अगर डी यू की वैल्यू, डेल यू की वैल्यू जीरो से बड़ी है, इसका मतलब क्या, टेम्परेचर ज्यादा रहा होगा भाई, तभी तो वैल्यू ज्यादा है। ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है ना। तो सीधा सीधा यू का रिलेशन किससे हो गया, टेम्परेचर से। अगर डी यू ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा जी, टेम्परेचर भी ज्यादा है। मैं आपसे कहूँ डी यू कम है तो मैं क्या कहूँगा, टेम्परेचर कम है। और मैं कहूँ कि डी यू जीरो हो गया तो आप लोग क्या बोलोगे, सर उस केस में टेम्परेचर क्या हो गया, जीरो हो गया। बोलो गेम समझ में आ रहा है, यानी कि कांस्टेंट हो गया, नॉट जीरो। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? देखो आराम आराम से पढ़ना, जल्दबाजी करनी नहीं है। अब यहाँ पर ना एक एक्सप्रेशन आता है हम लोगों के पास, बस उसको ध्यान से सीखना भैया। एक एक्सप्रेशन आता है बड़ा ही सिंपल सा। आकाश ध्यान से देख बेटा, मैंने बोला इन जनरली ऐसा देखा जाता है जो डी यू है वो किसके बराबर होता है, वो है सीवी का फंक्शन। किसका फंक्शन है बेटा, सीवी का। मतलब कि टेक्निकली आपको याद है यहाँ पर क्यू लिखते थे, क्यू इजकल टू एन सी वी डी टी, तो इसकी जगह हम लोगों को क्या लिखना अभी के लिए, डी यू। तो इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है वो किसके बराबर होता है, एन सी वी डी टी। हियर एन इज द नंबर ऑफ मोल, सी वी इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और चेंज इन टेम्परेचर को मैंने क्या लिखा, डी टी। इस तरीके से इसका फॉर्मूला किए भी है। सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हो, इसकी क्या जरूरत है? जब मैं आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ाऊंगा तो वहां पर डी यू आएगा, और जब डी यू आएगा तो ये सारी चीजें फिर से सिखानी पड़ जाएंगी, इसलिए सारी बातें आप लोगों को सिखाई जा रही। इन शॉर्ट में ये बात कह दूं कि डी यू और इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। जो मेन एक्सप्रेशन है इसका वो ये रहा। और प्यारे बच्चों इस सीवी के बारे में कौन नहीं जानता, बताओ मुझे एक बात बताओ, इस सीवी की वैल्यू किसके बराबर होती है? सर ये आपने सिखाया कल ही हमें, F/2 ऑफ R होती है कि नहीं होती? और अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो F की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 3। डाया या पॉली विद लीनियर है तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, और पॉली नॉन लीनियर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा जी, 6। तो यहाँ से हम लोग सीवी निकालेंगे, सीवी की वैल्यू को पुट करेंगे, एन नंबर ऑफ मोल गिवन होंगे, टेम्परेचर का चेंज गिवन होगा, देन वी कैन फाइंड आउट द इंटरनल एनर्जी, राइट। बोलो गेम समझ में आ गया भैया? देखो पढ़ाने के लिए मैंने फिर बोला इंटरनल एनर्जी समुद्र है, कितना भी पढ़ा लें ऐसा लगेगा कम है, ठीक है ना। लेकिन जब कितना भी पढ़ाने का सवाल आता है ना तो आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे फिर, ठीक है ना। केमिकल अप्रोच नहीं है उसके अंदर, हम लोगों को केमिकल अप्रोच के साथ ही आगे चलना है। बोलो नोट हो गया, समझ में आ गया, आसानी से क्लियर हो गया। आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट बाद में लेंगे। सी बात कर ले फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी। टीडी बोले तो थर्मोडायनेमिक। देखो बेहद सिंपल सी बात है, मुश्किल है ही नहीं। डेफिनेशन वाला पार्ट अगर कहोगे तो मैं लिखवा देता हूँ, सीधी सी बात है। ये क्या है बेटा जी, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है। कन्वर्जन लिख रहा हूं, कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, या आप ऐसे भी लिख सकते हो
एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, पुरानी वाली। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। मुझे ऐसा लगता है ये ज़्यादा अच्छी है, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है ना, आप लोग लिख लोगे, अपना जो है पेन चलाने का ज़्यादा मूड है नहीं। अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से सुनो, काम की बात समझो, बहुत सुंदर स्पष्ट बात समझो बेटा। मैं आपसे कहूँ कि ये फर्स्ट लॉ है क्या, उसको समझने की कोशिश करो। सभी बच्चे इधर देखेंगे, सभी ध्यान से देखो। एक सिस्टम था जिसकी इंटरनल एनर्जी थी U1। क्या थी? U1। तुमने उसको Q हीट दे दी, स्मॉल q कैपिटल Q मर्जी है, उससे W वर्क हुआ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये U2 के बराबर एक एनर्जी आएगी। बोलो हाँ या ना। और अगर मैं इस पिक्चर को यहाँ घुमा दूँ तो क्या ये du आएगा, और ये बच्चा किसके बराबर हो जाएगा? Q प्लस W। क्या इसी का नाम फर्स्ट लॉ है? बिल्कुल सही है सर। सर एक बात सुन लो, ये जो लॉ है ये केवल और केवल वैलिड है साइक्लिक सिस्टम के लिए, या मैं ये कहूं साइक्लिक ना लिख के मैं ऐसे लिखूं, वैलिड फॉर क्लोज्ड सिस्टम। ये केवल और केवल किसके लिए वैलिड है बेटा जी? क्लोज सिस्टम के लिए। और आपके सिलेबस में क्लोज ही आने बेटा, तो आप निश्चिंत रहो कि हमेशा वैलिड है तुम्हारे लिए। ठीक है ना, बाकी आगे के लिए याद रखना कि क्लोज सिस्टम के लिए लॉ जो है वैलिड है। कौन सी? फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी। अब ध्यान से सुन बेटा, बहुत ध्यान से सुन, बेहद सी बेसिक सी चीज़ है, मुश्किल है ही नहीं इसमें, बहुत ध्यान से सुनना बच्चा। मुझे एक बात बताओ, इस भाई का मतलब क्या है? अच्छा, अभी अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें कुछ बात पढ़ाई गई है इस पर, क्या तुम्हें ये बात पढ़ाई गई है NCV/dt के बराबर होता है? हाँ या ना में जवाब दे दो। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है? बोलते हैं, यहाँ आ जाओ। ये क्या है? Q, और Q का मतलब क्या? हीट। अगर सिस्टम को एनर्जी दोगे, सिस्टम को एनर्जी दोगे तो Q क्या मिलेगा बेटा जी? प्लस। और सिस्टम अगर वर्क करेगा तो क्या मिलेगा? W माइनस। इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ, इसको पुट करते वक्त आप लोग अपनी आंखें खोल लें और क्या देखें भैया? साइन को यूज करें। सीधी सी बात। सर फिजिक्स में सर ये लॉ में ना कुछ कन्वर्जन आता है, वो W बीच में माइनस हो जाता है। भैया हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं, वो सराउंडिंग पे काम करते हैं। मैंने बात पहले ही बताई थी। तो दोनों बिल्कुल एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। हम लोग सिस्टम पर काम कर रहे हैं, हम सिस्टम को देख रहे हैं। जब हम सिस्टम को एनर्जी देते हैं तो सिस्टम के लिए प्लस है, लेकिन वहां वो सराउंडिंग पर खड़े हैं, वो बताते हैं कि भैया सराउंडिंग से एनर्जी जा रही है, तो जा रही है तो उनके लिए वो एनर्जी क्या है बेटा जी? माइनस है। बोलो गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो बहुत सीधा सीधा रिलेशन। अब बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें और सीखने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। सर ये एक लॉ हमारे पास आ गई, एक फील्ड हमारे पास आ गई, समझ में आ गया कि डेटा कैसे घूमेगा। मुझे एक बात बताओ, Q तो Q होगी, वैल्यू गिवन होगी, ठीक है ना? Q की वैल्यू क्या होगी बच्चा? गिवन होगी। मुझे बताओ W कैसे निकालोगे? सर इसके लिए W का फॉर्मूला वही लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? सर जो दुनिया भर के फॉर्मूले आपने बताए थे, माइनस P ऑफ एक्सटर्नल इंटू डेल V या DV। और भी सवाल के फॉर्मूले मैंने बताए थे, एरिया अंडर द PV कर्व। तो वो सभी चीजें घुमा घुमा के यहाँ पर जो है पूछी जाएंगी बेटा, है ना? वो सारी चीजें घुमा घुमा के यहाँ पर आप लोगों को पूछी जाएंगी। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब सीन समझो, तरीका समझो, और इसको सीखने की, अब इसको ना परमुटेशन को घुमाने का नाम आपका अपना है। अब सवाल के फॉर्म में इसको करने की कोशिश करते हैं। इधर आएंगे भाई, मैंने कोशिश किया कि आपको ठीक ठाक लेवल के सवाल पढ़ाऊं ताकि आप लोगों को चीज़ों में क्लियरिटी आए। द सिस्टम हैज़ इनिशियल इंटरनल एनर्जी। फील करना, एक सिस्टम जिसकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या थी? जैसे वहाँ U1 था ना, ऐसी मैंने क्या लिख दिया? U है भैया। कितनी? 100 जूल है। इफ 300 जूल वर्क is done on the system and 50 joule heat is released by the system, then calculate del U। बोलो गेम समझ में आ गया क्या? बोलो भाई, गेम क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या कैलकुलेट करना है फिर आप लोगों को? आपको कैलकुलेट करना है डेल यू। क्या कैलकुलेट करना है बच्चा? डेल यू की वैल्यू को आप लोगों को कैलकुलेट करना है। चलो चेक कर लेते हैं। आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो, सुनो, मुझे छोटी सी बात बता दो, आप लोगों को क्या क्या वैल्यू गिवन है, जरा चेक करके बताओ। क्या आपको इंटरनल एनर्जी निकालना है? और इंटरनल एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा अभी यहाँ पर? Q प्लस W। जरा बता मुझे Q की वैल्यू क्या है? 50 है क्या? बोलो। और वर्क कितना हो जाएगा? माइनस होगा ना, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ये 1 लिख दिया है, इट इज ऑन द सिस्टम, राइट? ऑन द सिस्टम। तो ऑन द सिस्टम का मतलब क्या हो जाएगा बेटा जी? ये वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी -50, और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? +300। तो यहाँ से डेटा कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा। ये तो डेल यू आ गया मेरे पास। क्या आ गया? डेल यू। और डेल यू का फॉर्मूला कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा होगा, क्या होता है भैया? डेल यू का फॉर्मूला होता है U2 - U1। अच्छा,
तो U2 की वैल्यू निकालनी है बेसिकली, है ना। कैलकुलेट द DU नहीं है, हम लोगों को क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू की निकालना है, ठीक है ना। तो ये डेल यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 250, और ये वैल्यू कितनी है अपने पास, अरे बोल दो, ये वैल्यू है मेरे पास 100। तो यहाँ से पिक्चर इधर घूमेगी तो U2 कितना आ जाएगा बेटा जी, 350। बोलो गेम समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बता दो। तो ये वैल्यू किस में आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी किस में, जूल में आ जाएगी। यहाँ पर इंटरनल एनर्जी आपको पूछी थी फाइनल इंटरनल एनर्जी आप लोगों से पूछी थी, ना कि डेल्यू। बोलो गेम समझ में आया, आसानी से बात क्लियर हो गई होंगी, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात आप लोगों को नहीं, आसानी से क्लियर है भाई, पक्का। अब देखो आगे मूव करते हैं। कह रहे हैं कि 16 ग्राम O2 है तुम्हारे पास, क्या है तुम्हारे पास, 16 ग्राम O2, और आप लोगों से पूछ रखा है O2 गैस इज गिवन अ हीट ऑफ 100 जूल, यानी कि ये तो वैल्यू दे जा रही है, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा जी, प्लस में आ जाएगी, +100, अरे हाँ है ना। एंड टेम्परेचर रेज टू फाउंड टू 20 डिग्री सेल्सियस और फाइंड द वर्क डन। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, आपने वर्क का कोई फॉर्मूला सुना है क्या, बताओ पहले। आपसे क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन। मुझे छोटी सी बात बताओ, वर्क डन का डेल यू का फॉर्मूला क्या था, Q + W, अरे हाँ है ना। आपको ये पूछा हुआ है, Q पता है तुम्हारे पास कितना भैया, Q है तुम्हारे पास 100 जूल। आपको ये पता लग जाए तो बात बन जाए। और भैया इसको पता लगाने की क्या ट्रिक है, इधर देख, क्या मतलब इसका, NCV/dt। आप मुझे बताइए, क्या O2 डायटोमिक में आएगा, और डायटोमिक में CV की वैल्यू F/2 ऑफ R, यानी कि F की वैल्यू कितनी हो जाती होगी 5, N की वैल्यू क्या है सर, मोल निकालने, मोल कैसे निकलेगा, 16 डिवाइडेड बाय 32। तो क्यों ना मैं इसको सीधा 1/2 लिख दूं, और इसकी जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा सर, इसकी जगह लिखना पड़ जाएगा आपको 5/2 ऑफ R, और R को कौन लिखता है भाई, 25/3 लिख दो। चेंज इन टेम्परेचर बता दिया कि सर 20 डिग्री है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 273 + 293 हो जाएगा, 293 केल्विन। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी आप लोगों की जूल में आएगी, और इस वैल्यू को उठा के आप कहाँ लगा दोगे, यहाँ पे, टू कैलकुलेट द वर्क डन। बोलो गेम समझ में आ जाएगा, बोलो हाँ या ना में जवाब दो भाई। क्या ये बातें हमारी क्लास के सभी बच्चों को बेसिक से क्लियर है। आगे देखिए, कह रहे हैं ए सिस्टम इज एक्सपेंड का मतलब समझ रहे हो, वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, चेंज इन वॉल्यूम क्या रहेगा बेटा, पॉजिटिव, फ्रॉम 20 to 50, यानी कि डेल वी की वैल्यू क्या आ गई, 30 आ गई। डेसीमीटर क्यू का मतलब क्या होता है, लीटर ही होता है। 1 डेसीमीटर क्यू का मतलब क्या होता है बच्चा, लीटर ही होता है। इधर देख, अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर क्या रखना बच्चा, कांस्टेंट, ऑफ 1 atm, देन कैलकुलेट द चेंज इन इनिशियल इंटरनल एनर्जी इन किलोजूल इफ 2500 जूल हीट इज एंटर्ड ड्यूरिंग। बताओ क्या क्या वैल्यू आप लोगों को गिवन है, बताओ। एंटर ड्यूरिंग द प्रोसेस, एंटर इन द सिस्टम, ठीक है, एक ही बात लिख रखिए। तो भैया Q की वैल्यू गिवन है मुझे कितनी, 2500, और ये प्लस में गिवन है, इसमें कोई दो राय वाली बात है नहीं भाई। और मुझे तो DV की वैल्यू भी गिवन है, या डेल्टा V की वैल्यू भी पता है, कितनी हो जाएगी बेटा, 30 लीटर। बोलो गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। और एक बात बताओ, क्या तुम्हें प्रेशर भी गिवन है, क्या तुम्हें प्रेशर 1 atm गिवन है प्यारे बच्चों, बोलो। चलो मुझे बताओ कि यहाँ पर पहले आप लोग बताइए, आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन किलोजूल, राइट। इसका मतलब मैं क्या लगाने वाला हूँ, मैं लगाने वाला हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। कैसे लगेगा आप, एक बता जरा। सबसे पहले क्या लगाओगे सर, डेल यू बराबर हो जाएगा किसके, Q + W, अरे हाँ या ना। क्या क्या गिवन है सर, Q गिवन है सर, और W नहीं पता सर, तो पहले सबसे पहले क्या निकाल ले, W निकाल ले। कैसे निकालेगा, -P एक्सटर्नल इंटू DV, अरे हाँ या ना। ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1 इंटू DV की वैल्यू किस में आ जाएगी बेटा, बता सर। ये वैल्यू आ जाएगी किसमें, 30, अरे हाँ या ना। पर एक बात याद है, ये किस में आया आंसर, ये आंसर जो आपका आया है -30 आया ATM लीटर में, और ये बात पुरानी है अपनी, ये बात अपनी पुरानी है कि इसके किससे मल्टीप्लाई कर दें भैया जूल में निकालने के लिए, 101 का कन्यादान 0.3। बाकी अभी मैं 100 मानकर इसको चल रहा हूँ, तो उसके अनुसार जो मेरा आंसर आएगा वो 3000 आ जाएगा जूल में। बोलो गेम समझ में आया, अरे बोल दो। ये वर्क आ गया भैया मेरे पास, और जूल में आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन किलोजूल। तो बहुत सिंपल नहीं होगा सवाल, देखो जरा कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा। ये वैल्यू आ जाएगी सर 3000, जो कि हमारे पास वर्क था, और Q कितना आ जाएगा 2500। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हम लोग, माइनस आएगा किसमें, वर्क में, किसमें, वर्क में। तो मतलब सीधी सी बात है, क्योंकि सर ये एक्सपेंड हो रहा था, इसका मतलब Q कितना है बेटा जी 2500,
माइनस कितना 3000, डेटा कितना आया 500, और मैं जान रहा हूँ बेटा जी मुझे इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा टू कैलकुलेट इट इन किलो जूल। तो 0.5 किलो जूल कितने बच्चों का आंसर आ रहा था? तो सभी का आ रहा था। अच्छा ये वैल्यू कैसे आएगी? ये वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस में। कैसी वैल्यू आ जाएगी? माइनस में। बोलो गेम समझ में आया? अरे बोल दो भाई, यहाँ तक डेटा क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये बेसिक सा डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब तुम अगले 2-3 सवाल करोगे खुद से, पता लगेगा हाँ भैया आ भी रहा है या नहीं आ रहा। करें आगे, मूव कर दें? चलो बताइए। अच्छा अभी पहले ये टर्म्स आ जाती हैं। एप्लीकेशन एक बार कहो तो मैं पढ़ा दूँ जल्दी जल्दी। एप्लीकेशंस को एक बार मैं पढ़ा देता हूँ भाई। चलो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला क्या है? तो सर ये कितनी बार पढ़ाओगे सर? Q + W होता है। बहुत सुंदर। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब क्या हो गया जरा बता जरा मुझे। एट कांस्टेंट तापमान। अगर कांस्टेंट तापमान है तो मेरे प्यारे बच्चों डेल टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और कितने बच्चे जानते हैं कि जब ये पिक्चर 0 तो ये भी पिक्चर 0। इसका मतलब जो फॉर्मूला आपने डेल यू Q + W लिखा है उसमें ये पिक्चर 0 हो जाएगी। यहाँ Q = -W या W = -Q हो जाएगा। गेम समझ में आ गई भाई? अगला देखो, आइसोकोरिक का मतलब क्या है बेटा जी? कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो जाए प्यारे बच्चों तो इस फॉर्मूले में क्या चेंज आएगा? सर आपने ना ये फॉर्मूला हमें पढ़ा रखा है वर्क का, जो कि होता है P external × dV। और भाई अगर यही बात 0 हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, तो होल बिकम 0, तो वर्क बिकम 0, तो वहां पर डेल यू किसके बराबर हो जाएगा? Q। लेकिन याद रहे कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो सुंदर बात बताऊं, सुनो। ये जो Q था ना, Q नॉर्मल Q, जिसको हम लोग हीट बोलते थे, क्या बोलते थे? हीट। हीट एक पाथ फंक्शन है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो Q भी है वो एक स्टेट फंक्शन है। सर कैसे कह रहे हो ये सारी बातें? आप देख लो, डेल यू के बराबर हो रहा, डेल यू एक स्टेट फंक्शन है या यू एक स्टेट फंक्शन? अरे बोलो भैया हाँ या ना में जवाब दे दो। क्या ये बात समझ में आ रही है? याद रहे हीट इज अ स्टेट फंक्शन, बट हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नॉट ए स्टेट फंक्शन। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नॉट, उल्टा बोल दिया, हीट इज ए पाथ फंक्शन, बट हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज स्टेट फंक्शन, एंड हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज आल्सो ए स्टेट फंक्शन। राइट, प्रूव करते हैं। देखो एडियाबैटिक का मतलब क्या हो जाएगा बेटा बता? सर एडियाबैटिक का मतलब यही है सर, Q = 0, सीधी सी बात। तो इसका मतलब फॉर्मूले में अगर मैं पुट कर दूंगा तो डेल यू किसके बराबर हो जाएगा भाई? सीधा सीधा W के बराबर होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना में जवाब दो। किसके बराबर हो जाएगा? W के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हेयर चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? वर्क के बराबर हो जाएगा। साइक्लिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो साइक्लिक प्रोसेस का सेंस समझो जरा। सुनो साइक्लिक प्रोसेस का क्या सेंस है? कोई भी साइकिल में अगर मैं बात करूं तो साइक्लिक प्रोसेस में ऑल स्टेट फंक्शन चेंज, समझना, इज 0। अरे हाँ या ना? किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी स्टेट फंक्शन है सभी का चेंज कितना होता है? 0 होता है। इसका मतलब जो आपने फॉर्मूला सर पढ़ाया हमें, कौन सा? डेल यू = Q + W के अंदर ये था अपना स्टेट फंक्शन, खत्म। और अगर ये खत्म तो Q किसके बराबर हो गया? -W। तो पहला और दूसरा ये दोनों रिलेशन क्या हो गया? सेम। इसका मतलब जो आंसर साइक्लिक प्रोसेस में आता है वर्क और आपका हीट का, वही किस में आता है? आइसोथर्मल में आता है। वही किस में आता है बच्चों? आइसोथर्मल। क्या मैं मानकर चलूं कि ये बातें शुद्ध तरीके से समझ में आ रही हैं आप लोगों को? इन सवालों की तरफ मूव करते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ के अंदर हम लोगों ने सारी चीज़ों को डिस्कस बच्चा कर ही लिया था। राइट, एक बात और आप लोगों को बतानी है जो कि लास्ट है, आइसोबारिक प्रोसेस। सुनो, आइसोबारिक का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? आइसोबारिक का मतलब है कि यहाँ पर कौन कांस्टेंट हो जाएगा जी? प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा, अगेन सर वर्क तो फिर भी क्या रहेगा? वर्क वाले केस में कितना हो जाएगा बेटा जी? भाई वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है कांस्टेंट प्रेशर पे? बताओ सर। वर्क बराबर होता है -P एक्सटर्नल, जो कन्वेंशनल फॉर्मूला, × dV या डेल V। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें? कुछ नहीं है सर। अब एक बात समझो, सुनो मैं कह रहा हूं जब प्रेशर कांस्टेंट है तो उस केस के अंदर मैं वर्क को लिख सकता हूं कैसा बेटा जी? -PdV। तो क्या मैं Q को ऐसा लिख सकता हूं U + PdV प्लस की फॉर्म में? अब ध्यान से सुनना, यहां पर एक दूसरे टॉपिक को मैंने जोड़ा है, इसलिए ध्यान से सुनना बेटा। मैंने बोला सर ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इस चेंज को अलग करके लिख ले, U2 - E1, इस चेंज को भी अलग करके लिख ले, अंदर P की मल्टीप्लाई कर दे, तो आप देखोगे ये V2 वाली टर्म एक साथ ले लो,
V1 वाली टर्म एक साथ ले लो भाई, U1 और V1 इनको एक साथ ले लो, तो यहाँ से मिला मुझे ये और यहाँ से मिला मुझे, बोलो गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब एक बात बताओ, एक आगे ना एंथैल्पी की टर्म आएगी, एंथैल्पी बराबर होती है हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हीट कंटेंट क्या होगा बेटा जी, इंटरनल एनर्जी और पीवी। आप जरा इसको और इसको रिलेट करोगे तो क्या आपको वही चीज मिलेगी, देखना U प्लस पीवी। बोलो गेम समझ में आ रहा है। तो क्यों ना मैं इसको क्या लिख दूं H2, और क्यों ना मैं इसको क्या लिख दूं H1। तो ये किसके बराबर हो जाएगा सर, कांस्टेंट प्रेशर पर ये टर्म किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा H के। अब दोबारा ध्यान से सुनो सुनो सुनो, घबराओ मत, सुनो। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर थी, इंटरनल एनर्जी। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर हो रहा है, एंथैल्पी। किसके बराबर हो रहा है, डेल्टा H, या मैं बोलूं एंथैल्पी। बोलो गेम समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पक्का। उसका रिलेशन, उसका डेरिवेशन वो मैंने आप लोगों को सिखा दिया। एक तरीका और है इसको सिखाने का, ठीक है ना, अभी सिखा देंगे। एक तरीका इसको सिखाने का और भी है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या इतनी बातें हमारी क्लास के बच्चों को क्लियर है, आसानी के साथ क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। ये रिलेशन अभी के लिए आप लोगों को याद कराया, अभी पढ़ाएंगे कैसे आया क्यों आया। सवाल, इन्हें आइसोबारिक मतलब समझ जाओ, प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। प्रोसेस फॉर एन आइडियल गैस, फाइंड द रेशो ऑफ Q बाय W। फाइंड द रेशो ऑफ Q बाय W। एक बात बता दें, जैसी बोला कांस्टेंट प्रेशर तो QP की वैल्यू किसके बराबर लिख देगा, तू बहुत जल्दी से बता किसके बराबर रख देगा, डेल। अरे QP किसके बराबर हो जाएगा, बोलो भाई। QP का क्या फॉर्मूला पढ़ा है तुमने, ऐसे तो हद कर देते वैसे। अच्छा ऐसे वाला, हाँ ऐसे वाला ऐसे होगा भाई। चलो W कैसे लिखते हो सर, W का फॉर्मूला अगर मैं जनरेट करने की कोशिश करूं तो ये डेल U माइनस Q होगा कि नहीं होगा, बोलो। डेल U का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, NCV/dt, और ये पिक्चर क्या पढ़ी अभी अभी ऊपर, NCP/dt। बोलो हाँ या ना में जवाब दो, डिवाइड कर दो, Q डिवाइडेड बाय W। इसका मतलब किसके बराबर हो जाएगा बताओ सर, ये बराबर हो जाएगा NCP/dt डिवाइडेड बाय NCV/dt माइनस NCP/dt। अच्छा क्या क्या चीज तुम्हें कॉन्स्टेंसी के साथ काट सकते हो बताओ सर, सारा ही कट जाएगा बस एक चीज को छोड़कर। बोलो ये नंबर ऑफ मोल कट गए सारे, dt कैंसिल हो गया, क्या बचा सर, यहाँ से बचा Cp और नीचे बचा Cv माइनस Cp, सही है। अरे बोलो, अब कॉमन कुछ नहीं करना, मैं कह रहा हूं इसको Cv से डिवाइड कर, इसको भी Cv से डिवाइड कर। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, Cp बाय Cv, यहाँ क्या ऑब्जर्व किया, Cv बाय Cv माइनस Cp बाय Cv। आप याद करो, क्या ये पिक्चर गामा थी, क्या ये पिक्चर गामा थी, और यहाँ से पिक्चर क्या आ गई 1। तो आंसर दिखाई दे रहा है क्या, सी आंसर दिखाई दे रहा है। अरे बोलो हाँ या ना में जवाब दो यार, ये बेसिक सवाल आएंगे निपटा लोगे ना। देखो थर्मो का ना कोई मान धर्म ईमान नहीं है, वो कहीं से सवाल पूछ सकता है। थर्मो हो गया, आयनिक हो गया, ये ऐसे टॉपिक कहीं से पूछ सकता है। तो उस समय दिमाग आपका कैसे काम कर रहा है ना, वो मैटर करता है। और मैटर करने का सेंस ये है, देखो कुछ बच्चों का आयनिक कमजोर रह जाता है, उसका बड़ा रीजन है कि वो प्रैक्टिस नहीं करते, वो उसको समझते हैं पीरियोडिक है, ये वो समझते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर है, जैसे जैसे पढ़ाता है वैसे वैसे याद हो, नहीं होगा भैया। 500 बातें इधर से उधर जो है घुमाई जाती हैं इनके अंदर। तो इसलिए इनको आराम से करने की कोशिश करो, आराम से तसल्ली से। पैनिक होकर पढ़ोगे ना, मजा नहीं आएगा पढ़ने में, और ना ही फिर सवाल सॉल्व होगा। तो डेटा समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत होगी का बता बेटा, पक्का आगे मूव कर दे। चल सवाल दिखाई दे रहा होगा, सुंदर सवाल। सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि एक पीवी कर्व है, यहाँ पर लिख दूंगा सर प्रेशर, और प्रेशर किस में लिखता हूँ यूवी का बता मैं, और वॉल्यूम को किस में लिखता हूँ, लीटर, किसमें, लीटर। और ये है मेरे पास कौन, इंटरनल एनर्जी, ये है कौन मेरे पास, क्यू। बस एक छोटी सी बात पूछनी थी, क्यों बताना था सर, हमें तो फर्स्ट लॉ के अलावा कुछ अभी आता ही नहीं है। तो फर्स्ट लॉ क्या कहती है, फर्स्ट लॉ हमारे पास ये कहती है, बहुत सुंदर। तो हमें क्या निकालना है, क्यों निकालना है, डब्ल्यू पता लग जाए बात बन जाए, क्योंकि डेल यू की वैल्यू तो गिवन है। और डब्ल्यू कैसे निकलता है सर, प्रेशर अंडर पीवी कर्व को नाम ही डब्ल्यू होता है। क्या ये तुम सभी को ट्रेपेजियम नजर आ रहा है, क्या ये दो साइड का सम तुम लोग कर पाओगे। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा जी, एरिया अंडर द पीवी कर्व, और एरिया किसका है बेटा जी, ट्रेपेजियम का है, तो 1/2 ऐड करोगे तो 2 + 4 6 आ जाएगा। ये पिक्चर कितनी है जी, 2, बस खत्म 6। अब माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं सर, माइनस या प्लस का फैसला करेगा। आप ए से बी जा रहे थे, पहली बात इसमें मेंशन है भैया, ए टू बी जा रहे हैं, बी टू ए आते तो पिक्चर बदल जाती। ए से बी जा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम प्लस रहेगा। तो जो कन्वेंशन फॉर्मूला था वर्क का माइनस में माइनस का माइनस बना रहेगा। सीख पाए या नहीं सीख पाए, पक्का। तो यहाँ आ जाएगा -6 ATM लीटर,
और आप लोग जानते हो हम लोग इसमें इसको नहीं छेड़ते, हम लोग पहले 100 से या 10 समझ। देखो भैया फॉर कैलकुलेशन 101.3 इज द राइट आंसर, बट फॉर 4 ऑप्शन 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत बढ़िया, उससे ही आंसर निकल जाएगा। तो मैं यहाँ फिलहाल 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ऐसा करने से आंसर आ गया 600, और यह आंसर किस में आएगा, जूल में, विद क्या आएगा, माइनस साइन पुट करूंगा फॉर्मूले में। तो क्यू की वैल्यू कितनी नजर आ रही है, मुझे निकालनी है। क्यू क्या है, निकालना है, तो क्यू निकालना है तो डेल यू माइनस डब्ल्यू, माइनस माइनस प्लस हो रहे होंगे, तो डेल यू की वैल्यू क्या है 200, इस वाली ऐड को क्या कर देगा, ऐड कर देगा, तो यहाँ से आ जाएगा 800 जूल। अच्छा बताइए इसका क्या इंटरफेरेंस है, 800 प्लस में आने का क्या मतलब है, हीट गिवन टू द सिस्टम और रिलीज बाय द सिस्टम, गिवन टू द सिस्टम, कि सिस्टम को हीट दिए सर आपने, किसको दिए, सिस्टम को हीट दिया। बोलो ये डेटा समझ में आया, बता बेटा मजा आ रहा है, डेटा क्लियर हो रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, आसानी से सर ये बातों को समझाते हुए चल रहे हैं। बहुत ध्यान से देखो, सीखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, अगला सवाल खुद से करने की कोशिश करो और बताओ इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा। ये सोच रहे हैं या कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, कैसे इस बात को समझे, माँ बेसिक से सवाल था, फैल जाते हैं बिल्कुल बेसिक से सवाल में। देखो देखो क्वेश्चन को अप्रोच करने की एक तरीका बताऊं आप लोगों को, थर्मो और इक्विलिब्रियम दोनों को। पहले अपने कॉन्शियस माइंड में ये बात सोच लो ये सवाल हमसे होगा नहीं, सबसे पहला काम, और उसके बाद अपने आप से बोलो अगर तू वॉरियर है ना तो इस सवाल को निकालेगा। अब फिर अपना दिमाग ना, तुम्हारी एफिशिएंसी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, मैं सही बता रहा हूँ, होता है, आप करके देख लेना। आप कोई भी टुच्चा सवाल देखो, बोलो हमसे होगा ना, कैसा बड़ा सा ग्राफ है, और फिर अपने आप से बोलो यार ये जिद है, इसको करना है मुझे। तुम देखो कोई पेपर कोई पेन, आप आंखों में सवाल को निकालोगे, लेकिन तरीके से। अब ये नहीं है कि मैं ग्रेजुएशन को कोई सवाल दिखा दूँ यहाँ और तुमसे बोलूँ बेटा करो, जिद है, तो नहीं होगा, ऑब्वियसली पढ़ा होगा तभी होगा, लेकिन उसको रिलेट करना जल्दी से आप लोग सीख सकते हो। मतलब एक तरीका है, मतलब इसको बिल्कुल अमल मत कर लेना, हर सवाल को देखते ये सोचो ये ना होगा हमसे, तो और ज़्यादा मतलब रोंदू टाइप के हो जाओगे। देखो फिलहाल के लिए 2 पाथ है, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2। ए से बी जाने के 2 तरीके, एक ऐसा कि आप यहाँ अपने घर पे थे और सेंटर आ रहे हो, एक तो सीधा सीधा पाथ है, आप ऐसे घूमते 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 आ जाओ। दूसरा ऐसा है कि 2 4 5 10 20 दोस्तों को लेते हुए अपना आ रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा मान लो, या मान लो ये नज़दीक है, जो भी है वटेवर। भैया मैंने तुम्हें बताया प्रेशर वॉल्यूम का कर्व है, मैंने कोई कांस्टेंट टर्म तुम्हें दी नहीं है, तो मुझे पास फर्स्ट लॉ ये बचती है। फर्स्ट लॉ अगर मैं तुमसे पूछूं, फर्स्ट लॉ क्या थी बेटा जी, डेल यू, क्या पूछी, डेल यू, और डेल यू एक स्टेट फंक्शन है, सीधी सी बात है, यू एक स्टेट फंक्शन है, ये बात सही है। तो इसका मतलब स्टेट फंक्शन इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, वो पाथ पर तो डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डेल यू ऑफ वन पाथ इज इक्वल टू डेल यू ऑफ सेकंड पाथ। इस बात को लिखने पढ़ने समझने में कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, नहीं होनी चाहिए कि सर ये दोनों वैल्यू बराबर हो सकती है, क्योंकि पाथ पर डिपेंडेंट ही नहीं करती, तो पाथ पर डिपेंड नहीं करते, इनिशियल फाइनल जो है सेम है, इसका मतलब क्या है, बोथ आर इक्वल, पहली बात। चलो सर फॉर्मूला क्या पढ़ाया, सर फॉर्मूला पढ़ाया था आपने Q प्लस डब्ल्यू, बहुत सुंदर, और भाई का फॉर्मूला क्या पढ़ाया, Q प्लस डब्ल्यू, बहुत सुंदर। अच्छा ऊपर वाले वर्क को मैं y नाम दे दूं, नीचे वाले वर्क को मैं x नाम दे देता हूं, छोटी सी बात आपसे कर रहा हूं। मुझे बताओ अगर मैं ऐसे इधर से इधर जा रहा हूं तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से वर्क टेक्निकली क्या मिलेगा, और यहां से यहां जा रहा हूं तो कन्वेंशनली जो साइन है वो चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस ही बना रहेगा, पहली बात। सर ये वो हो गया माइनस वाई और ये हो गया, बहुत सुंदर, मैं लिख देता हूँ, मैंने लिखा ये क्यू है या कैपिटल क्यू जो भी है, यहाँ पर लिखा जी माइनस वाई और यहाँ पर लिखा क्या, ये दोनों वैल्यू बराबर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मुझे सवाल उठता है कि सर क्या y और x बराबर है, नहीं भाई, इसका अगर मैं वर्क देखना चाहूं तो एरिया अंडर द पीवी कर्व कुछ ऐसा आएगा, और इसका अगर मैं वर्क देखना चाहूं तो एरिया अंडर द पीवी कर्व कुछ ऐसा आएगा। बताओ y बड़ा या x बड़ा, y बड़ा, इसका मतलब जो बड़ा उसके साथ वाला छोटा, बोलो हाँ या ना, कुछ और ना लिख दूं बस, मुझे डर लग रहा है, छोटा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, ये क्या हो जाएगा बेसिक नहीं छोटा, अरे समझ में आया नहीं आया, इसको मैंने 1 बोला था, इसको 1 बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हो गया, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। बोलो गेम समझ में आया, एंटी क्लॉकवाइज कहाँ जा रहा है देख ले पहले, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना बेटा, जो तुम सोच रही हो वो ऐसे वाली प्रोसेस है, ऐसे घूम के ऐसे आना, वो ये कहीं नहीं कह रहे, वो कह रहे पाथ 2 है, पाथ 1 पाथ 2, आना ही नहीं है भैया ये पे, आगे बात समझ में। चल तो ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ तक भाई दिक्कत नहीं होनी चाहिए टेक्निकली।
टेक्निकली यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं, आसानी से आप लोगों को पढ़ाई गई हैं। चलो जी आगे मूव करते हैं आगे और सिखाते हैं इसके बाद की कहानी। मैं देख लूँ एक बार रिकॉर्डिंग हो रही है, मुझे बड़ा डर रहता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, फिर मुझे दोबारा रिकॉर्डिंग करने में दिक्कत होती है। चलो एंथैल्पी आ गई, क्या आ गई? एंथैल्पी। सुनो 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 बच्चों, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक खेला, जहाँ एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, स्टेट, फलाना फंक्शन, ढिकाना फंक्शन था, बेसिक था, छोड़ दो उसको, मतलब पढ़ो उसको, ठीक है। काम की बात हमने शुरू करी कहाँ से? जब पढ़ाया तुम्हें हीट पढ़ाने के बाद पढ़ाया मोलर हीट, स्पेसिफिक हीट, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, सीपीसीवी, गामा, पॉइजन रेशो, ये सब डेटा हम लोगों ने एक क्लास के अंदर कवर किया था। इसके बाद दूसरी क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? वर्क। और वर्क खूब पढ़ा, वर्क पूरा खत्म होता ही नहीं है, तुम्हें भी पता, हमें भी पता है, ठीक है ना। अभी इरिवर्सिबल आ जाएगा, एडियाबेटिक आ जाएगा, आइसोथर्मल आ जाएगा, ये सब चलता रहेगा, प्रोसेस है, इन्फिनिटी चलता ही रहेगा, ठीक है ना। वो तो बीच बीच में सवाल इसके निपटाएंगे तो चीज़ें सॉल्व होंगी, राइट। इसके बाद हम लोगों को जो मेन काम करा वो आज की क्लास में इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक पढ़ा, इसी के साथ एंथैल्पी और फर्स्ट लॉ को जोड़ना, और जोड़ने के बाद सवाल करने का टास्क आज का हमारा है, ठीक है। चलो मूव करते हैं। तो भैया एक टर्म जिसका नाम है एंथैल्पी, एंथैल्पी का मतलब होता है हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज नथिंग बट एंथैल्पी। सबसे पहली डेफिनेशन तो यही है कि इसका मतलब क्या होता है? हीट ही है, क्या है? हीट ही है, लेकिन किसके ऊपर बेटा जी? एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम, पहली बात तो ये समझ लेना, सराउंडिंग नहीं है। एट कांस्टेंट प्रेशर इज नथिंग बट एंथैल्पी, राइट। ये एक स्टेट फंक्शन है और इसका अपना कोई महत्व है नहीं, ना ही हम इसको कैलकुलेट कर सकते। हम किसको कैलकुलेट करते हैं? डेल एच को। हम चेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं, हम ये नहीं बता सकते कि एंथैल्पी किसकी कितनी है। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अगर ये स्टेट फंक्शन है तो साइक्लिक प्रोसेस में पिक्चर क्या होने वाली है? जीरो होने वाली है। क्या होने वाली है? जीरो। अरे रिलेशन समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? लिखने से तो कोई मतलब है नहीं, ऐसा तो नहीं है कि लिख दो सर स्टेट फंक्शन, उसके बाद लिखो साइक्लिक, फिर लिखो जीरो, फिर लिखो पाथ, फिर लिखो ये, फिर नहीं भैया, सीधी सीधी सी तरीके से बात समझो। अगर कंटेंट आता होगा ना तो इसी से हो जाएगा काम। अब एच का फॉर्मूला मैंने लिखा U प्लस पीवी। देखो ये भी एक तरीका है कि एक सिस्टम है, पहले अपनी अलग एनर्जी स्टेट पे है, उसको एक एग्जैक्ट स्टेट पर बिठाने के लिए कितना वर्क किया गया है और उसकी अपनी इंटरनल एनर्जी क्या है, दोनों को ऐड कर दो तो किसके बराबर हो जाएगा बेटा जी? एंथैल्पी। ये तरीका है, ठीक है ना। एक मतलब समझ रहे हो ना, एक अलग चीज सिस्टम था। मान लो तुम अपने घर पे बैठे हुए थे, क्लास के लिए आए हो ना, तो तुम्हें क्लास के लिए लाने के लिए मैंने एक वर्क किया, क्या? जो मैं भी कर रहा हूं। तुम्हारी अपनी एनर्जी और मेरे द्वारा किया हुआ वर्क को ऐड कर दो, तुम्हारी एंथैल्पी हो जाएगी। बोलो गेम समझ में आया कि नहीं आया? क्या हो जाएगी तुम्हारी? एंथैल्पी। गेम समझ में आ गया बेटा? चल मान लेते हैं कि आ ही गया होगा। मैं चेंज देख लेता हूँ, डेल एच, डेल यू और डेल पी वी। तो एक काम कर लेते हैं, ये डेटा आ गया हमारे पास। इससे पहले एक छोटी सी एक बात आउटलाइन इधर की तरफ मोड़ दें अपनी आंखों को। बेटा जी इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? 3/2 एनआरटी या 3/2 आरटी फॉर एन इक्वल टू 1। बेटा पीवी का मतलब भी वर्क होता है और पीवी का मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी भी होता है। अगर मोल एक है तो इट कैन बी रिटन एज आरटी। दोनों पिक्चरों को ऐड कर दो तो आ जाएगा 5/2 आरटी, जैसे वहां पर कितना आया था? 3/2 आरटी। बोलो गेम समझ में आ गया? बेसिक सी बात थी, मुश्किल है ही नहीं। चलो ध्यान से समझो, मैं कह रहा हूँ ये जो फॉर्मेशन बनी है इसमें दो केस आते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर। जब भैया वॉल्यूम कांस्टेंट होगा मतलब ये वाली पिक्चर बाहर होगी और प्रेशर क्या होगा? चेंज हो रहा होगा। जब प्रेशर क्या होगा बेटा जी? कांस्टेंट होगा, तो क्या होगा बेटा जी? वॉल्यूम के साथ चेंज हो रहा होगा। और जब दोनों ही कांस्टेंट होंगे, जब दोनों ही कांस्टेंट, तो ये पूरी पिक्चर बिकम जीरो और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। बोलो गेम समझ में आ गई होगी? आसानी से समझ में आ गई। अच्छा सुनो एक बात और बताऊं, कभी कभी क्या होता है इसकी जगह ना एनजीआरटी भी लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं। पी इक्वल टू एनआरटी गैसीय सिस्टम के लिए, पी इक्वल टू एनजीआरटी। अरे हाँ या ना? जब कभी भी रिएक्शन में कंबशन आ जाए ना, कंबशन ऑफ इथेन, कंबशन ऑफ मीथेन, कंबशन ऑफ फलाना, कंबशन ऑफ डिकाना, और एंथैल्पी चेंज निकालो तो डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस एनजीआरटी, खत्म। इसके लिए कोई भाभी बड़ा सा एक्सप्रेशन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंथैल्पी के सबसे पहले फॉर्मूले, सर एंथैल्पी का मतलब होता है जो वर्क आपने किया है हमें सेंटर पर लाने के लिए और हमारी अपनी इंटरनल एनर्जी, दोनों को ऐड कर दोगे, दैट इज योर सिलेक्शन एनर्जी विच इज एंथैल्पी। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया? मैंने बोला कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर पर ये पिक्चर देखी जाती है और ऐसा करने पर ये फॉर्मूला बिकम दिस, फॉर्मूला बिकम दिस। महा सिंपल सी बात है। सवाल किसी ने पूछा एच इन द टर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी। मुझे एक बात छोटी सी बता दे बस, क्या इस फॉर्मूले में लिखी हुई बातें वही हैं
जो मैंने यहाँ लिखी है। बोल भाई क्या हो गया, कुछ पूछ रहा है, पूछ। चल ध्यान से देख, क्या इस फॉर्मूले में लिखी हुई बातें वही हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी है प्यारे बच्चों? बोलो। देखो वहीं से तो उठाया सीधा सीधा, डेल यू प्लस पी डेल पी वी, राइट। अब यहाँ आ जाओ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या थी, जरा याद करो सर। ये थी डेल यू इज इक्व टू क्यू प्लस, और क्या होता था यहाँ पर, डब्ल्यू। सही है? अरे बोल दो। मुझे एक छोटी सी बात और बता दो, क्या कि अगर मैं इन दोनों के बारे में बात करता हूँ, किसके बारे में बात करता हूँ, इन दोनों के बारे में बात करता हूँ, तो मुझे एक बात बता दो बस, डेल यू की जगह मैं इसके वर्क की जगह में और क्या लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? पीडी भी लिख सकता हूँ, ऑब्वियस है। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, पीडी भी लिख दूँ डायरेक्ट। अरे इन दोनों को हम लोगों को रिलेट करना है ना, इन दोनों को रिलेट करना है, तो हमें ऐसा लिख देना यहाँ पर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। अब ठीक है, पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, मतलब इस तरीके से इसको लिख दूँ, या और पी मेथड से इसको किया जा सकता है। ठीक है, पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, ठीक है ना। अब इन्होंने बोला है कि मुझे एक बात बताओ, अगर मैं Q की वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से Q की, तो Q कैसे निकलेगा? Q की वैल्यू कैसे निकलेगी सर? ये आ जाएगा डेल यू प्लस पी डी वी। अरे हाँ या ना? अब मान लो मैं ये वाली टर्म पे निकाल लूँ, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर, प्रेशर पर मैं इसको निकाल दूँ, तो इसी टर्म को मैं क्या लिख दूंगा बेटा जी? इसी टर्म को मैं क्या लिख दूंगा? मैं लिख दूंगा डेल्टा एच इज इक्व टू डेल यू प्लस पी डी वी। सही है क्या? अरे बोलो भाई। अब एक बात बताओ, इस रिलेशन को देखो और इस रिलेशन को देखो, क्या ये दोनों बात तुम्हें सेम सेम नजर आ रही है? अरे बोल भाई, क्या नजर आ रही है? सेम सेम, कुछ तो बोल दो। इसका मतलब क्या आ रहा है सर, ये वाली पिक्चर और ये वाली पिक्चर तो सेम है सर, इसका मतलब क्यों भी कम नहीं है बात समझ में? अरे बोल दो, क्यू बिकम डेल्टा एच, लेकिन 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 आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया था। बोलो गेम समझ में आ रहा है? दूसरा मेथड, पहला मेथड तो यही हो चुका था, कहाँ गया ये वाला? यहाँ पर भी प्रूव कर दिया था कि QP बराबर किसके बराबर होता है बेटा, डेल एच। और इसका लॉजिक, इसका रीजन यहाँ पर आप लोगों को सिखा दिया। आप लोग इतना ज़्यादा माथे में रखें ना, पेपर में ना आएगा, पेपर आ जाएगा CBSE में, CBSE में आ जाएगा भाई। पूछ लेते हैं, सुनो, डायरेक्ट पूछते हैं कि इसको बता दो, डिराइव द फॉर्मूला, है ना, QP इज इक्वल टू डेल एच, ऐसा कुछ करके पूछ लेते हैं कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज, ऐसे करके पूछ लेते हैं। पर ठीक है भाई, दोनों बातों को जोड़ने का नाम ही क्या है बेटा जी? QP इज इक्वल टू डेल एच है। अच्छा सुनो, डेल यू क्या था? डेल यू हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि QV क्या था? डेल यू। और QP क्या है बेटा जी? डेल एच। आप लोगों को पूरा मेमोराइज कराऊं एक बार। सबसे पहले सर ने बताई थी आप लोगों को मोलर हीट कैपेसिटी C या CM, एक ही बात होती। मोलर हीट कैपेसिटी के दो प्रकार, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर को हम लोगों ने बोला था QP इज इक्वल टू NCP/dt, NCP/dt। QP की जगह, अब QP की जगह लगा दे डेल्टा H, खत्म। डेल्टा H का दूसरा फॉर्मूला बता फिर मुझे, आगे बात समझ में भाई? डेल्टा H का दूसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे पास सर? डेल्टा H इज इक्वल टू, क्योंकि QP के बराबर है और यहां से हम लोगों ने सीख रखा है CP/dt। बोलो मजा आ गया? ऐसे ही मैं क्या लगा सकता हूं? CV, और CV के केस में मैं इसको क्या लिखूंगा? QV इज इक्वल टू NCV/dt और QV इज इक्वल टू DU। अरे बोलो हाँ या ना? तो मैंने डेल्टा H, मैंने डेल्टा U, इन दोनों के रिलेशन को परफेक्टली आप लोगों को सिखा दिया। भरोसा करना कि ये डेटा जो है ना धूम मचा देगा, अगर तरीके से इसको आप लोग दिमाग में रख लोगे तो। सवाल कहता है कि 2 मोल हीलियम है भैया, कितने मोल है? 2 मोल हीलियम। इसको हीट कर दिया गया है कांस्टेंट प्रेशर पे, फ्रॉम इतने से इतने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया गया है। फाइंड आउट द एंथैल्पी चेंज इन द जूल। बोलो गेम समझ में आ गया कि कुछ रह गया इसमें? सर कभी भी ऐसा सवाल आ जाए ना, सुनो सुनो सुनो, जहां पर मोल आ जाए इसका मतलब वहां एन लगना जरूरी है। सही बात? क्या लगना जरूरी है? और प्यारे बच्चों, तुम्हारे टीचर ने ये डेटा तुम्हें पहले ही सिखा रखा है। आपसे क्या पूछ रहे हैं? हीलियम। हीलियम के केस में अगर कोई मुझसे डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछता है तो सर मोनोटॉमिक है, इसलिए वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा जी? 5 हो जाएगी। और CV की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/2R। सही है बच्चा? चलो देख जरा क्या हो गया। अच्छा मोनो है ना, हाँ गलत क्यों करा रहे हो तुम? 3। अरे हमसे गलती हो जाए तो ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रही है ना, तो ऐसा बोल देते हैं गलत क्यों करा रहे हो तुम, तो उनको लगेगा टीचर गलती नहीं है, बच्चे गलत कर रहे हैं। देखो अब बात सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, क्या बता रहा है हम लोगों को? एंथैल्पी।
फाइंड द एंथैल्पी चेंज। अच्छा, एंथैल्पी चेंज का मतलब क्या होता है? डेल एच, और डेल एच को प्यार से क्या बोलते हैं? क्यूपी, और क्यूपी का मतलब क्या होता है? एन सी पी डी टी। एन का मतलब क्या बोल रखा भैया? 2 मोल हीलियम है। सीपी को कैसे निकालते हैं सर? सीपी बराबर होता है सीबी में एक और आर जोड़ दो, एक और। देख रहे हो, गलत कुछ भी नहीं है, दिमाग तो वही कह रहा है, घुमा के आंसर तो यही लाया ना मैं, 5/2 ऑफ आर। और dt का मतलब क्या बेटा? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज कितना करना है सर? 50। 50 केल्विन लिखूं कि डिग्री लिखूं? जिसने बोला डिग्री, जिसने बोला केल्विन, दोनों एक ही है भैया। चेंज है ना सर, क्या है, रट्टा थोड़ी मारना भाई। चेंज है, चेंज हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, चाहे डिग्री में हो चाहे केल्विन में हो। तो यहाँ से डेटा मेरे पास आ गया डेल एच, यही पूछा था भैया, आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ पर इस वैल्यू को क्या लिखोगे बताना? 25/3, ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो आप लोग, कर लोगे इस तरीके के कोई भी डेटा आएगा तो। बोलो भाई, अब केमिकल प्रोसेस में जो केमिस्ट्री में यूज होता है सबसे ज्यादा, वो समझ लो भैया। बार बार ये बातें दोहराई जाएंगी आप लोगों को अलग अलग माध्यम से, इसलिए ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों। सवाल पूछ रहे हैं कि डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया, इसकी अनदर फॉर्म क्या बताया था? डेल यू इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी। फॉर केमिकल प्रोसेसेस, जब डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या हो जाए? 0, जब डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0, जब डेल्टा एन जी की वैल्यू लेसर देन 0, ये सभी। और एन जी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल, किसके? प्रोडक्ट के। कौन से? गैसियस। माइनस नंबर ऑफ मोल, कौन से मोल? गैसियस। किसके? रिएक्टेंट के। दोनों को माइनस कर दोगे तो डेल्टा एन जी आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस केस के अंदर जब ये वाली बात 0 हो जाएगी तो दैट विल बिकम इक्वल, तो डेल्टा एच ही डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा, यानी कि क्यूपी ही क्यूसी के बराबर हो जाएगा। कितनी सुंदर बात है, कितनी सुंदर बात है कि दिस इज द केस वेयर क्यूपी इज इक्वल टू क्यूसी। कब? कब? जब नंबर ऑफ मोल का जो चेंज है गैसियस मोल का, वो 0 हो जाए। बोलो, गेम समझ में आ गया? आगे देख लेते हैं। डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर है तो ऑब्वियसली सर ये ग्रेटर है तो डेल्टा एच भी क्या होगा? ग्रेटर, क्योंकि साइन प्लस का है। और ये अगर लेस है तो ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस। इसके एग्जांपल, इसकी रिएक्शंस को मैंने लिखा हुआ है, दे ऑल आर द गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है बच्चा? तो एन की, डेल्टा एन जी की वैल्यू कैसे निकालते थे भाई? कितने प्रोडक्ट के मोल हैं? 2, माइनस कितने रिएक्टेंट के मोल हैं? 2, तो बराबर। बोलो, बात समझ में आ गई? ऐसे यहाँ पर गैसियस मोल हैं, आप लोग अच्छी तरीके से डेटा को समझ चुके होंगे, यहाँ तक कोई दो राय वाली बात है नहीं। अगला बेसिक सा सवाल है, उड़ा दोगे देखते ही। फॉर ए कम्बशन ऑफ मीथेन। अच्छा, तो कुछ बेसिक डेटा भी सिखाना पड़ेगा। देखो भैया, जीवन में याद रखेंगे, एक कंपाउंड जिसका नाम है एल्केन पे जब कभी भी O2 हम लोग डालेंगे तो कितना O2 डालें कि कितने CO2 बने और कितना पानी बने। देखो, इसमें गैस जो होंगी वो कौन कौन होंगी भाई? ये पिक्चर भी लगभग गैस है। अच्छा, सारी गैस थोड़ी होती है। कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 4 तक एल्केन गैस होता है। कार्बन नंबर 5 से लेके कार्बन नंबर 17 या 16 तक वो क्या मिलेगी आप लोगों को? लिक्विड। और उसके बाद जितना भी मिलेगा वो सब क्या मिलेगा? सॉलिड अप टू इन्फिनिटी। बट देयर इज एक्सेप्शन। व्हाट? नियोपेंटेन। नियोपेंटेन नंबर ऑफ कार्बन इज 5 बट इट इज गैसियस इन स्टेट, और उसका रीजन है सरफेस एरिया का कम हो जाना, ब्रांचिंग का बढ़ जाना। सरफेस एरिया कम मतलब बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू कम, बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू कम का मतलब गैस हो गए। ध्यान से देखो, कुल मिला के बात। अच्छा, यहाँ थे मेरे प्यारे बच्चों, जितने कार्बन उतना CO2। पहली बात, जितने कार्बन उतना CO2। अगर पिक्चर एल्केन है तो इसमें कितना ऐड कर देगा? 1 ऐड कर देगा पानी निकालने के लिए। बोलो, गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ तो बोलो। इसमें 1 क्या कर देंगे बेटा जी? ऐड कर देंगे पानी बनाने के लिए। इसमें आप लोग सीधा फॉर्मूला याद करें, 3n+1 / 2। कल DPS वालों का पेपर है ना भैया, बहुत तगड़ा पेपर बनाया, बहुत तगड़ा, गजब का पेपर बनाया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो भैया पढ़ के जाना। मतलब उनका सीधा सा कहना ऐसा है, स्कॉलरशिप रोक दो बच्चों की, इतना मुश्किल पेपर बनाओ। तो आप जो है सीधा IT एडवांस के PY को पढ़ें। ठीक है, क्योंकि वहाँ के मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, मुझे पता है वो क्या डालेंगे, वो सीधा IT एडवांस का PY को उठा के डाल देंगे बच्चे के, बच्चा रो जाएगा। एक बार देख लेना है ना, लास्ट में जाते जाते ना आंसर्स वगैरह एक बार देखते हुए जाना। ठीक है ना? अपनी स्ट्रेटजी तो तैयार करके रखना, पता लगे ये वीडियो चली जाए उनके पास, पेपर बदल दे। आज शाम को डालेंगे, कल डालेंगे इसको। ठीक है ना? पेपर होने के बाद डालेंगे। देखो जरा ध्यान से, तुम सोच सकते हो बच्चों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के उल्टे सीधे सेट दिए जा रहे हैं कि लो बेटा, जिन जिन की स्कॉलरशिप है उनको खत्म करने के मूड में। क्या हो गया एजुकेशन सिस्टम सच में? अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा बच्चे आ जाए ना, सच में तो बहुत कम फीस में पढ़ा दूँ, बहुत कम फीस में। भाई गुजारे के लिए पैसा तो चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मान लो मेरे पास बच्चे आ जाए, 5,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, भाई ले लो यार 1,000 रुपये, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाओ अपना मस्त तरीके से। लेकिन अब वो लोग गेम समझते नहीं, इतने इतने बच्चे हैं, 4-4, 5-5 हज़ार बच्चे हैं, फिर भी
नालायकी करते हैं बच्चों के साथ, अच्छे बच्चों के साथ। फॉर ए कंबशन ऑफ मीथेन, ये कटवा देंगे हम लोग। अभी पहले इधर हो रहा था, ये एल्केन क्या है बच्चा मेरे पास, ये एल्केन। चलो सर सुंदर बात समझ में आ गई है। एक बात बताओ, यहाँ पर अगर मैं एल्कीन कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगी पिक्चर, ये हो जाएगा बच्चा 3n/2 ऑफ O2, सही है क्या। ये कन्वर्ट होगा किसमें, N ऑफ CO2 प्लस N ऑफ पानी मॉलिक्यूल। ये है मेरे पास CnH2n-2 इज इक्वल टू 3n-1 डिवाइड बाई 2 ऑफ O2 इज इक्वल टू N ऑफ CO2 प्लस N-1 ऑफ पानी। कुल मिला के बात है मेरे प्यारे बच्चों, घबराना है नहीं, ऐसे याद करो, जितने कार्बन उतने CO2, वो तीनों में वैलिड है, चाहे एल्कीन हो, एल्काइन हो और एल्केन हो, ठीक है। एल्केन में N+1 ऑफ वाटर है, इसमें N ऑफ वाटर है, N-1 ऑफ वाटर, यानी कि इसमें माइनस हो रहा है, इसमें एक हट रहा है, मतलब माइनस माइनस चल रहा है पिक्चर। यहाँ जाओ 3n-1 तो नहीं होता, नहीं 3n+1 डिवाइड बाई 2, राइट। और यहाँ आता 3n/2, यहाँ आता 3n-1/2, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एग्जाम्पल ले लिया, C2H5 ले लिया या H6 ले लिया, 2 कार्बन है। अब मुझसे कोई पूछेगा भैया कितने O2 डालें कि कितने CO2 बने और कितना पानी के छिड़काव हो जाएंगे, तो आप सीधा सीधा लिखो ये 2 है भैया। अगर ये 2 हैं तो सर सीधी सीधी सी बात है, ये 2 है और ये 3 है, क्योंकि ये एल्केन है, पहला काम, क्योंकि ये एल्केन है। एल्केन कैसे पता लगता है, CnH2n+2। अब इतने तो नहीं चलेगा ना, अंदर हो ना ऊपर जमीन से, ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर पूछ रहे हो एल्केन क्या है, ठीक है ना। तो इतना मतलब ठीक है, अगर इतना भी तो बता देना, कोशिश करेंगे उसके लिए भी डंडा घुमाने की। 3n+1, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 2+1 डिवाइड बाई 2, तो कितनी पिक्चर आ जाएगी 7/2। अब देखो यार सीधी सी बात है, सर तुम्हारा नाम गैस है, हमारा नाम गैस है, घर पे लोग गैस बोलते हैं, दुनियादारी में लिक्विड बोला जाता है। तो कोई पूछे डेल्टा Ng की वैल्यू बता दो, तो बोलेगा देखो 2 में से माइनस कर लो, किस किस को, 7/2 को और किसको बेटा जी, बोलो गेम समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब देखो सवाल क्या पूछा है, बोला वाह भैया ये एक मीथेन है, इसमें तुम O2 डालो, डालने से बनेगा CO2, बनेगा पानी, क्योंकि कंप्लीट कंबशन वाली बात हो रही है। अब इसका मतलब ये समझो कि अगर यहाँ एक कार्बन है तो यहाँ भी एक CO2 आया होगा, यहाँ पर 2 पानी आए होंगे, तो उससे हमें क्या लेना देना, अपना लिक्विड है। यहाँ पर लगाओगे 3n+1, 3 × 1+1 यानी कि पिक्चर आ गई 2, ये जो कि होगी गैस, जो कि होगी गैस। और डेल्टा Ng का फॉर्मूला होता है क्या बेटा 1 माइनस, और ये कितना आ जाएगा 3, तो ये पिक्चर आ जाएगी -2। और हमारे पास जो फॉर्मूला है उसका नाम डेल्टा H है, और डेल्टा H का मतलब है जो तुम इंटरनल एनर्जी घर से लाए थे प्लस जो वर्क मैंने किया है, वर्क मेरा बदल गया है पीवी के टर्म में, और पीवी बराबर होता है डेल्टा Ng/T। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया, कुछ तो बोलो। तो यहाँ से डेल U की वैल्यू गिवन है क्या, प्लस डेल्टा Ng की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, R की वैल्यू बताओ जरा 25/3, और यहाँ पर T की वैल्यू बता दो मुझे 27 का मतलब 300। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया, कुछ तो बोल दो। क्या ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है, आसानी से क्लियर है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ईमानदारी से बता दो भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से बातें आप लोगों को मैंने सिखा दी है, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो एक बार मैं फिर से इन सारी चीज़ों को रिवाइज कराता हूँ आप लोगों को, जो भी पढ़ाया एक बार मुझे बताएंगे आप लोगों को कितना याद हुआ है। सबसे पहले क्या बताया सर ने, यूनिट, क्या यूनिट को पढ़ाने की फिर से आवश्यकता है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है सर, आसानी से क्लियर हो रहा है। इसके बाद मैंने आप लोगों को 2 सवाल बताए, और 2 सवालों में ये एक अच्छा सवाल आपको मैंने सिखाया कि कैसे यूनिट के कन्वर्जन से भी वैल्यूज जो है बदल जाती है। फिर मैंने बताया आप लोगों को इंटरनल एनर्जी की दुनिया, इंटरनल एनर्जी के अंदर सभी एनर्जी का समी इंटरनल एनर्जी है, जिसके अंदर हम लोग मेनली जो पढ़ते हैं पोटेंशियल और काइनेटिक को पढ़ते हैं, और काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल टेम्परेचर का फंक्शन होती है, जो मेनली हम लोग काइनेटिक एनर्जी पर ही एग्जिस्ट रहते हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों का फंक्शन होती है। अगर किसी सवाल में घुमाकर आप लोगों को ऐसे पूछा जाए कि इंटरनल एनर्जी की डिपेंडेंसी किस और पर हो सकती है अगर पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, तो आप लोग याद रखें कि उस केस में वॉल्यूम भी आएगा, इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम, राइट। फिर मैंने बताया स्टेट फंक्शन, इंटरनल एनर्जी, इसके फॉर्मूला, ये सब जो है बातें यहाँ पर कही गई। और यहाँ पर मेन बात हुई कि जो CV है ना, जो QV है ना, उसी का नाम क्या होता है इंटरनल एनर्जी, और उसी के फॉर्मूले में बराबर हो जाएगा किसके NCV/dt, NCV/dt की बात जो है बराबर है। फिर मैंने बताया फर्स्ट लॉ के अंदर मैंने बोला कि भैया एक मार्कर है, मार्कर को ऊपर से अगर मैं डालूंगा तो ऊपर इसकी मैक्सिमम क्या थी, काइनेटिक एनर्जी, और मिनिमम क्या थी, मैक्सिमम क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी, और मिनिमम क्या थी, काइनेटिक एनर्जी। जब ये ऊपर से नीचे गया, नीचे से गया, तो भैया एनर्जी कंजर्व है, नीचे जब ये टाइक जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी ड्यूरिंग द प्रोसेस, राइट। और नीचे क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, और फिर ये कन्वर्ज हो जाती है।
साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, हीट में कन्वर्ट हो गई, फलाने में कन्वर्ट हो गई, तो एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्टॉर्टेड, बट ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ही ट्रांसफर होती रहती है। इसलिए यहाँ पर लिखना चाहो तो ये भी लिख देना कि एनर्जी इज कंजर्व फॉर यूनिवर्स। कैसे लिखूँ इसको अंग्रेजी में बताओ? एनर्जी ऑफ यूनिवर्स हाँ इज ऑलवेज व्हाट? हाँ जी कांस्टेंट। एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। फिर ये बेसिक से दो चार सवाल पढ़ाए, एनर्जी इंटरनल एनर्जी ये सब बेसिक से सवाल पढ़ाए, बेसिक ही है ना। चलो एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ के अंदर हम लोगों ने आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबेटिक, साइक्लिक, इन सब के बारे में गाते हुए एक अच्छा सा सवाल पढ़ाया कि भैया गामा की टर्म में भी सवाल पूछा जा सकता है। गामा का नाम होता है पॉइजन रेशो। क्या नाम होता है इसका? पॉइजन रेशो। फिर सर ने बताया कि पिछले वाले वर्क से कैसे अगला मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को जोड़ दिया कि भैया पीवी अंडर द पीवी कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क, और वर्क के फॉर्मूले को डेल्टा यू की वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए डेटा को कैलकुलेट किया। फिर इसके बाद एक बेसिक सा सवाल ये पढ़ा दिया, कुछ नहीं था ये तो। फिर बताया हम लोगों ने एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब होता है तुम घर से जो चले थे, किस लिए चले थे? हमने चलवाए थे भैया, आओगे तभी पढ़ पाओगे। जो मैंने इस पर वर्क किया उस वर्क को तुम्हारी इंटरनल एनर्जी के साथ जोड़ दूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। उसी सिलेक्शन का नाम क्या है बेटा जी? एंथैल्पी। क्या नाम है उसका? एंथैल्पी। इस एंथैल्पी का दूसरा रूप मैंने पढ़ाया कि जब एट कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम, और अगर दोनों कांस्टेंट हो तो एंथैल्पी किसके बराबर हो जाती है बेटा जी? किसके बराबर हो जाती है? डेल यू के बराबर हो जाती है। डेल यू का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास? सी एन सी बी डी टी, और डेल एच का फॉर्मूला क्या होता है? एन सी बी डी टी। और इन दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेशन मैंने पढ़ा। और सुन लो, फेवरेट सवाल है, फिर बाद में मत करना पढ़ाया नहीं, सीधा ये लिखोगे। इसके बाद लिखोगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक वी नो दैट। फिर ये पिक्चर लिखने के बाद यहाँ रिलेशन को इससे कंपेयर करो। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। प्रॉपर लिखते हुए आंसर को सजा के लिखोगे, तब नंबर मिलेंगे 2 नंबर के पूछेंगे। बहुत ऐसे भी होते हैं 5 नंबर में पूछते हैं इसको। लिख बेटा, कितना लिख पाएगा। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया? 2 मोल पढ़ा, 2 मोल हीलियम है, और हीलियम देखते ही हम लोग समझ जाएंगे कि मोनोटॉमिक गैस है। अगर यहाँ CO2 होता तो अच्छा सवाल बनता। उस केस में बच्चा समझता है पॉली है, पॉली के केस में F की वैल्यू को 6 लगा बैठता, लेकिन क्या होगा आंसर 5, क्योंकि वो पॉली तो है लेकिन पॉली विद लीनियर है। N2 आ जाता लीनियर है, SO3 आ जाता वो नॉन लीनियर होता है, SO2 आ जाता नॉन लीनियर होता। इस तरीके से डेटा को कवर करते हुए यहाँ पर केमिकल प्रोसेस ये बेहद इंपॉर्टेंट है भैया, यही आने वाली समझ लो। दुनिया भर की प्रोसेस आएंगी कंबशन, कुछ डाउट है? नहीं काउंट करेंगे, लीनियर बोले तो लीनियर। और सुनो, शेप को काउंट ही नहीं करेंगे। किसको काउंट करेंगे? स्ट्रक्चर को, या मैं कहूँ ज्योमेट्री को। यार ये अपने दिमाग में रखना। या इस तरीके से फाइनल जो हम लोगों ने सवालों को करते हुए टॉपिक को खत्म कर दिया। तो मुझे लगता है आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही इसको समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, है ना, और सचेत रहें। कौन सा वो डायलॉग उसका? क्राइम पेट्रोल वाला। हाँ और क्या, स्टूडेंट लाइफ के लिए बेस्ट डायलॉग है वो। सावधान रहें, सतर्क रहें। हाँ अरे पग पग पे डिस्ट्रैक्शन है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।